तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं द क्राउन रूल। कंपनी रूल के बारे में हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने पहले ही जैसा कि डिस्कस कर रखा है कि ब्रिटिशर्स आए थे 1600 में एज ए ट्रेडर्स, फिर उसके बाद से ये लोग कंपनी यहाँ पर चला रहे थे, गवर्नमेंट से परमिशन भी मिल गई। लेकिन अब जब यहाँ पे क्रांति हो गई 1857 में 1857 में मंगल पांडे जी के द्वारा, तो जिसे अंग्रेज भी मतलब ब्रिटिशर्स भी सिपोय मुटनी कहते थे जिसे। तो उसके बाद जितनी भी यहाँ की सारी चीज़ें थी, पावर थी, वो सारी डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चली गई, जिसे हम लोग द क्राउन रूल कहते हैं। तो इसमें भी कुछ एक्ट आए, तो इन सारे एक्ट को भी चलिए आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके पहले क्या आते थे हम लोग के? चार्टर एक्ट आते थे, और चार्टर के पहले क्या आते थे? रेगुलेटिंग एक्ट आते थे। याद करिए, देखिए चार्टर एक्ट ये हर 20 साल पे आते रहते थे। और इसके पहले आते थे हमारे ये रेगुलेटिंग एक्ट यहाँ पर, जो कि हम लोगों ने कंपनी रूल में पहले देख रखा है। ठीक है, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, खैर द क्राउन रूल पे। तो क्राउन रूल पे क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1858 में। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब ये इंडिया की भलाई के लिए एक्ट आया था। और कंपनी से सारी पावर जो भी थी वो सब ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते थे, मद्रास प्रेसिडेंसीज़ के होते थे, और फिर उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसीज़ के होते थे। फिर बंगाल वाले की ज़्यादा पावर बनी, फिर बंगाल वाले फिर बाद में बदल करके गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया हो गया। अब ये जो गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया की पद थी वो बदल करके वॉइसरॉय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। और यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये फीचर्स हैं, ये जो एक्ट आया है इसी के ये सारे अब फीचर्स हैं। और इसने क्या कर दिया था कि डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था यहाँ पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये दोनों मतलब जो अपने नियम कायदे कानून जो चला रहे थे, बना रहे थे, इस डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था इसे बंद कर दिया। ठीक है, इसे डायआर्की भी कहते हैं इंग्लिश में, डबल गवर्नमेंट सिस्टम को। ठीक है, यहाँ पे इस एक्ट के तहत नए ऑफिसर्स क्रिएट किए गए। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किए गए, 15 मेंबर की काउंसिल भी बनाई गई, 15 मेंबर्स की। तो जो सभा होती है, सभा जहाँ पर लोग बैठते हैं, फॉर एग्जांपल लोकसभा, राज्यसभा जो है हमारे देश में, तो इस तरह की एक सभा काउंसिल मेंबर्स बनाई गई। उसमें 15 ही मेंबर थे, फिर बाद में बढ़ा करके 60 किए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इस एक्ट में शुरुआत में अभी हम लोग के पास 15 मेंबर्स ही हैं। मतलब जब पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो उसके तहत 15 मेंबर्स हुए, और ये 15 ब्रिटिशर्स थे, याद रखिएगा। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो ये क्या था कि मतलब अब देखिए होता क्या था कि इंडियंस नाराज़ चल रहे थे, इंडियंस ब्रिटिशर से नाराज़ चल रहे थे। ये चीज़ उन्हें पता चल गई क्योंकि पहली क्रांति हो चुकी थी, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया मंगल पांडे जी द्वारा। तो काउंसिल एक्ट आए, तो यहाँ पे 3 काउंसिल एक्ट्स आए। मतलब ये बात याद रखिएगा, एक 1861 में आया, फिर उसके बाद 1892 में आया, फिर उसके बाद यहाँ पर आता है 1909 में आया। 3 काउंसिल एक्ट लाए गए थे, बस मतलब जैसे कि इंडियंस को ये ना लगे कि वो बाइकआउट किए जा रहे हैं या फिर वो इग्नोर किए जा रहे हैं, इसलिए उन्हें भी कुछ चीज़ें मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चीज़ें, कुछ पद उन्हें भी दे दिए गए। फॉर कोऑपरेशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर कंट्री, अभी जैसा कि मैंने बोला, इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री इन इंडिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल बिहाफ पे। ठीक है, तो फीचर्स आइए देख लेते हैं इसमें। तो फीचर्स में ये था कि नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे इंडियंस को भी नॉमिनेट करना है वॉइसरॉय जी को। वॉइसरॉय को, जो वॉइसरॉय ऑफ इंडिया हैं, वो नॉन ऑफिशियल के तर्ज पर कुछ इंडियंस को भी नॉमिनेट करेंगे। और वॉइसरॉय ने कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किए? शुरुआत में 3 मेंबर्स को,
ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट है और याद रखिएगा इसे। राजा ऑफ बनारस, बनारस जहाँ का पान बहुत फेमस है। फिर महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ठीक है, ये 3 लोग हैं। इन 3 लोग को पहले एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ काउंसिल के लिए रख लिया गया। ठीक है, पहले 15 लोग की काउंसिल थी, लेकिन 3 इसमें नॉन ऑफिशियल भी ऐड हो गए। और जो पहले मतलब था कि बॉम्बे और मद्रास जो प्रोविंस प्रेसिडेंसीज थी, इनसे इनकी सारी पावर छीन ली गई थी। यहाँ पर याद रखिएगा, मैं प्रेसिडेंसीज बोलता हूँ तो प्रेसिडेंसीज क्या है कि जहाँ पर अंग्रेज़ों का पूरा अधिकार है, जहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ही अंग्रेज़ों का चलता है। ठीक है, और प्रोविंसेस क्या है कि जहाँ जहाँ पर राजा है, मतलब राजा इंडियन है लेकिन वो अंग्रेज़ों को टैक्स देता है और वो पूरा इलाका अंग्रेज़ों के अधीन में आता है। ठीक है, तो इन 2 टर्म को ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद क्या होता है इस एक्ट के तहत कि न्यू लेजिस्लेटर काउंसिल को वो बैठाया जाता है, बंगाल में बैठाया जाता है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में बैठाया जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बैठाई जाती है। ठीक है, और फिर पंजाब में बैठाई जाती है। अलग अलग ये जितनी इनकी प्रेसिडेंसीज हैं उसमें इन लोगों ने अपना बनाते जाते हैं, जैसे जैसे जीतते जाते हैं बनाते जाते हैं। फिर पोर्टफोलियो सिस्टम, तो यहाँ पे क्या होता है कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम होता है, जो कि लॉर्ड कैनिंग द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। और ऑर्डिनेंस जो कि आज भी हमारे राष्ट्रपति अगर सभा का नहीं है, अगर नहीं है अवेलेबल है, तो उस टाइम ऑर्डिनेंस ला करके चीज़ों को बदल सकते हैं, उलट फेर कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। फिर आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो यहाँ पे क्या था कि नॉमिनेशंस जितनी भी नॉमिनेशंस हुई हैं वो रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बॉडीज़, सेंट्रल प्रोविंसर और लेजिस्लेटिव, मतलब जो काउंसिल मेंबर्स थे जो 15 थे, वो जितने भी मतलब अब बढ़ के मतलब नॉन ऑफिशियल भी हुए, तो ये जितने लोग भी थे तो ये रिकमेंडेशन पे, मतलब इन लोग के विचार विमर्श करने के बाद इन लोग के सुझाव पर जो भी मतलब लिस्ट दी जाती थी उसी के तहत मेंबर्स को अलॉट किया जाता था वहाँ पे। अब फीचर्स क्या है इस एक्ट के, यहाँ पे होता क्या था कि नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स जो थे, जाहिर सी बात है क्योंकि इंडियंस नॉन ऑफिशियल्स बढ़ते जा रहे थे, तो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटर में बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पे याद रखिए ये स्टेट, जैसे कि अभी इंडिया स्टेट चल रहा है, मतलब स्टेट्स हैं ना, जैसे यूपी, एमपी, बिहार, आसाम, तो इसी तरह से ये जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटर कहने का मतलब यहाँ पे पहले मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेटर कहा जाता था जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का कब्जा था, और सेंट्रल मतलब उनका भी जो सेंट्रल था। ठीक है, तो अब होता क्या है कि दूसरी इसकी इम्पोर्टेंट ये थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शंस इंक्रीज़ कर दिए थे, कि मतलब पावर उनके और ज़्यादा बढ़ गई थी। वो बजट के बारे में भी डिस्कस कर सकते थे, और एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है उससे क्वेश्चन भी अराइज कर सकते थे उस पर। फिर उसके बाद क्या होता है कि नॉमिनेशन ऑफ नॉन ऑफिशियल, जैसे कि अभी इंडिया के राजा ऑफ बनारस, फिर उसके बाद ये महाराजा ऑफ पटियाला, फिर सर दिनकर राव, इन लोग को जो जैसे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, तो इनका जो नॉमिनेशन है वो कैसे किया जाएगा, तो वॉइसरॉय कि रिकमेंडेशन कौन करेगा वॉइसरॉय से, लेजिस्लेटर काउंसिल और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो इसके जो मेंबर्स हैं ये रिकमेंड करेंगे, ये भेजेंगे वॉइसरॉय के पास प्रस्ताव कि सर इनको भी नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ अ काउंसिल बना लिया जाए, तो बना लिया जाता था। और दूसरा क्या था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटर काउंसिल, मतलब गवर्नर के द्वारा भी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटर के जो प्रोविंस के अलग अलग गवर्नर थे उनके द्वारा भी यहाँ पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स सेलेक्ट किए जाते थे। ठीक है,
अब हम आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। दो हम लोग काउंसिल एक्ट पढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं बस इंडियंस को खुश करने के लिए 3 काउंसिल एक्ट ले आए गए कि मतलब इंडियंस को ना लगे कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस काउंसिल एक्ट को हम लोग इसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस काउंसिल एक्ट को हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। और फीचर्स क्या हैं अब इस एक्ट के, तो फीचर्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि 15 से बढ़ा करके जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसमें क्या थे, पहले 15 थे मेंबर, फिर बड़े 16 हुए, 16 थे, फिर उसे बढ़ा करके अब 60 पे पहुंचा दिया गया। देखिए आबादी बढ़ रही। और फिर लेकिन हुआ क्या था कि जितनी भी मतलब मेजॉरिटी जो थी, मेजॉरिटी उन्हीं लोग की होती थी, ब्रिटिशर्स की होती थी। और ये क्या था कि एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय एंड गवर्नर्स, मतलब इंडियंस जो थे वो भी अपनी बात रख सकते थे, एसोसिएट हो रहे थे गवर्नर से और फिर वॉइसरॉय ऑफ इंडिया से। ठीक है, यहाँ पे ये इनका नाम जरूर याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये पहले मेंबर थे जो वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किए थे। फर्स्ट मेंबर टू ज्वाइन द वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब एक नई समस्या आ गई, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन शुरू हो गया। कम्युनल मतलब धर्म के आधार पर लोगों को बांटना। अंग्रेज़ों की क्या नीति थी कि बांटो और राज्य करो। तो बांटो और राज्य करो के तहत यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि मुस्लिम्स जो हैं वो मुस्लिम वोटर के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे और जो हिंदू हैं वो हिंदू वोटर्स के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। तो इसको मतलब देखते हुए लोगों के अंदर कम्युनल मतलब जो ये धार्मिक धर्म के आधार पर लोगों को बांटना शुरू कर दिया गया। इसके लिए लॉर्ड जो मिंटो ये आए हैं, इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं। ठीक है, और आखिरी फीचर इसी एक्ट का, इंडियन काउंसिल एक्ट का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड मतलब जो इन लोग के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे प्रेसिडेंसीज़ के, वो कॉरपोरेशन मतलब इन लोग के सुझाव पर इन लोग का भी रहता था कि अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या था, तो यहाँ पर ये लोग इनको नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव में चुनते थे। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव हैं उसके लिए यूनिवर्सिटीज़, ज़मींदार और एक्सेट्रा बाकी सारे जो अच्छे ट्रेडर्स होंगे उन लोग के सुझाव पर यहाँ पर भी इस प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में जगह दी जाती थी लोगों को। अब आते हैं 3 काउंसिल एक्ट्स तो ख़त्म हो गए। अब आते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ पर आया था 1858 में। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। इसको हम लोग कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, ये जो था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, तो हुआ क्या था कि इसने क्या किया था, रिलैक्स कर दिया था मतलब सेंट्रल प्रोविंसेस और फिर उसके बाद सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को। मतलब हुआ क्या था कि जो सेंटर का कुछ नियम था और कुछ स्टेट्स का मतलब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स जो थे, इन दोनों को अलग अलग इसने बांट दिया था। डीमार्केटिंग मतलब इनके जो भी सब्जेक्ट्स थे, इनके जो भी वो होते थे, मैटर्स होते थे, अफेयर्स होते थे, एक्सटर्नल इंटरनल अफेयर्स, इन सारी चीज़ों को बांट दिया गया था। ठीक है, और फर्दर इसने क्या किया था, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। इस एक्ट ने के हिसाब से फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड हो गया था। 2 सब्जेक्ट्स थे बेसिकली, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे और कौन से थे, रिवर्स सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे क्या था कि गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो ऑर्डर पर होता था मिनिस्टर्स के एड द्वारा, मतलब मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल रहते थे, वो भी अपनी राय रखते थे, फिर उसके बाद गवर्नर फाइनली फैसला लेते थे। तो ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पे डिसीजन लिए जाते थे। रिवर्स सब्जेक्ट में क्या था कि गवर्नर करते थे मतलब
इन सारी चीज़ों को लेकर के गवर्नर फाइनल डिसीजन देते थे, लेकिन सुझाव कहाँ लेते थे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। यहाँ पर याद रखिएगा, अपने मिनिस्टर से नहीं लेते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर से लेते थे रिवर्स सब्जेक्ट्स के लिए, और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के लिए मिनिस्टर से सुझाव लिया जाता था, गवर्नर लेते थे। पहली टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस इन द कंट्री। याद रखिएगा, यहाँ पे मतलब इलेक्शंस जैसा कि शब्द है, इलेक्शंस नहीं नॉमिनेशंस का कह रहे थे वो लोग पहले। तो पहली बार मतलब बाई कैमरलिज्म मतलब क्या? जहाँ पर सभा भी हो, और जैसे कि इंडिया में क्या है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से बिल पास होते हैं। बहुत से बिल मतलब अलग अलग जगह पास शुरू होते हैं, लेकिन हाँ दोनों से बिल पास होता है, फिर उसके बाद जाता है राष्ट्रपति के पास, वो साइन करके देते हैं, तो फिर वो एक एक्ट बन जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी दो अलग अलग सभा बनाई गई, ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शंस कंट्री में हेल्ड किए गए। तो यहाँ पे अब चूँकि बाई कैमरलिज्म है, जैसे राज्यसभा लोकसभा आज की डेट में चलती आ रही, ये सारी चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें आज की डेट में हम लोग के हिस्ट्री में दिख रही है, ये सारी चीज़ें पहले से ही कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, पहले ही अपर हाउस और लोअर हाउस, दो तरह के हाउस बनाए गए थे। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था, ठीक है। और हुआ क्या कि 3/6 मतलब 6 मेंबर्स जो हैं वॉइस रॉयस काउंसिल के जो रहेंगे 6 मेंबर्स, उसमें से 3 मेंबर्स इंडियंस रहेंगे, ठीक है, 3 मेंबर्स इंडियंस ही रहेंगे। फिर इसी एक्ट के तहत ये था कि फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, अभी इसके पहले क्या था कि मुस्लिम को बस मुस्लिम वोटर्स ही चुन सकेंगे, तो उसी तरह से यहाँ पे क्या किया कि सिख्स को अलग बांट दिया, क्रिश्चियंस को अलग बांट दिया, एंग्लो इंडियंस को अलग बांट दिया, यूरोपियंस को अलग बांट दिया गया। याद रखिएगा, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं बोलने जा रहा हूँ। इट प्रोवाइडेड इस्टेब्लिशमेंट, इसी एक्ट के तहत जब पूछा जाता है तो इसी एक्ट के तहत, क्योंकि आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना दिखाएगा 1 अक्टूबर 1926 को, लेकिन ये लोग कहते थे सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। मैंने यूपीएससी इसलिए लिख रखा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये याद रहेगा इस चीज़ के तहत। तो ये जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, इसी में सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस कराया गया था कि मतलब यूपीएससी कंडक्ट एग्ज़ाम करना शुरू कर दी थी, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स के तौर पर। और सेंट्रल बजट्स और प्रोविंशियल बजट्स, जैसा कि हमने डिस्कस कर रखा है, ये दोनों अलग अलग बढ़ गए थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग मैटर्स पे एक्सटर्नल इंटरनल अफेयर्स के तहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अब 1935, याद रखिएगा 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए थे क्राउन रूल के तहत, और 3 काउंसिल एक्ट आए थे, ठीक है। तो एक 35 में होगा और एक अंतिम में हम आज़ाद हो जाएंगे 47 में, ठीक है। तो 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके तहत देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे 321 सेक्शंस हैं और 10 शेड्यूल्स हैं, मतलब पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही इतनी सारी चीज़ों को बना करके भेज दिया गया कि भाई इसी हिसाब से सब कुछ चलेगा यहाँ पे, नियम कायदे कानून। तो हुआ क्या था कि फीचर्स क्या थे इस एक्ट के, ये प्रोविंशियल स्टेट्स और प्रिंसली स्टेट्स, जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा था कि अंग्रेज़ों के पास वो था कि मतलब एक तो खुद ही वो राज्य करते थे कुछ स्टेट्स पे, और खुद कुछ पे क्या था कि वहाँ के इंडियन राजा थे वो टैक्स दिया करते थे, तो उसी हिसाब से ये बटे हुए थे। तो इस्टेब्लिशमेंट मतलब कि इस्टेब्लिश करना, बसाना, स्टेट्स को बसाया गया था उसी के हिसाब से। और सेंट्रल और यूनिट्स में जो पावर, मतलब जो उसकी यूनिट्स हैं जो जहाँ के इंडियन राजा हैं और फिर उसके बाद वही रूलिंग कर रहे हैं अभी भी, और वो बस टैक्स एज अ टैक्स पे करते हैं ब्रिटिशर्स को। तो उसके तहत यहाँ पर क्या किया गया था कि सेंट्रल और 3 रिफॉर्म लाए गए। तो 3 रिफॉर्म क्या क्या थे, मतलब फेडरल लिस्ट के तहत, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट लिस्ट के तहत। इट अबॉलिश्ड डायआर्की इन प्रोविंसेस। डायआर्की क्या? द्विशासन, 2 लोग मिल करके शासन कर रहे हैं, एक तो हमारे प्रदेश का राजा ही कर रहा है, मतलब उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, एक तो राजा ही कर रहा है और ऊपर से अंग्रेज अलग। तो 2 लोग जब मतलब
शासन करने लगते हैं ना तो शोषण ज़्यादा होने लगता है, तो जिसके मन में जो आ रहा है वो फैसला दे दे रहा है, और आम जनता उसके पास कोई पावर तो है नहीं, तो बस वो इसकी भी फॉलो कर रही है, उसकी भी फॉलो कर रही है, और इसकी हो रही है दुर्दशा। तो ये जो डायआर्की सिस्टम था इसको पहले तो बंद किया गया, और बाई कैमरलिज्म के तहत 6 उनके जो 11 प्रोविंसेस थे, ठीक है, जो 11 प्रोविंसेस, याद रखिएगा प्रिंसली स्टेट्स नहीं, जो प्रोविंसेस थे, 6 में से 6 जो थे, 11 में से 6 जो थे, वहाँ पे 2 बाई कैमरलिज्म के तहत, जो आज की डेट में भी अगर हम लोग देख लें यूपी में, बिहार में, मद्रास में, महाराष्ट्र में सॉरी, तो होता क्या है कि बाई कैमरलिज्म है। बाई कैमरलिज्म मतलब वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन अब समय के साथ बदलते बदलते अब इसमें से बहुत से स्टेट्स में नहीं है, कुछ ही स्टेट्स में है। ओवरऑल अगर इंडिया की बात करें तो 6 रह गई हैं। इसके लिए मैंने सेपरेट लेक्चर बना रखा है, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं विधान सभा, विधान परिषद के बारे में। बिल्कुल उसी तहत पे, उसी तर्ज पे ये सारी चीज़ें भी विधानसभा, विधान परिषद रखी गई हैं। जैसा कि पहले जैसा बाई कैमरलिज्म के तहत 11 में से 6 प्रोविंसेस ऐसी थी जहाँ की खुद की भी 2 असेंबलीज हुआ करती थी, मतलब 2 जो सभा होती है मिनिस्टर्स की, वो बैठाई जाती थी। और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ते जा रहा है। अभी तक तो धर्म के आधार, पहले मुसलमानों को तोड़ा गया, फिर उसके बाद से यहाँ पर एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियन, सिख सबको तोड़ दिया गया। अब धर्म के आधार पे बंटवारा हो गया। अब हिंदू ही इतने बड़े थे, मतलब इतने सारे हिंदू लोग रहते थे, तो अब हिंदुओं को भी तोड़ना था, तो शेड्यूल कास्ट के, वुमेन को और लेबर्स को, इनको अलग अलग तोड़ दिया गया। याद रखिएगा यहाँ पे कम्युनल अवार्ड भी दिया गया था एक बार, तो कम्युनल अवार्ड भीमराव अंबेडकर को दिया गया था, रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड, ठीक है। और फिर बाद में पूना पैक्ट के तहत गांधी जी और इनमें समझौता हुआ, और बाकी मतलब जो ये था इसे अबॉलिश किया गया। अबॉलिश क्या किया गया कि मतलब ये अंबेडकर बोले कि अब हम इंडिया के साथ रहेंगे आज़ादी तक, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये यूनिटी को तोड़ने का काम कर रहे थे। ये जो सारी टॉपिक्स हैं, ये सारी टॉपिक्स आप लोग बेसिकली हिस्ट्री में पढ़ेंगे यहाँ पे, और इसमें बहुत सारे बीच में साइमन कमीशन और बहुत सारे मतलब कमीशन आते गए, और जिसको इंडिया ने रिजेक्ट किया। फिर उसके बाद हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो हिस्ट्री में यहाँ पे आप ये भी पढ़ सकेंगे कि यहाँ पर, खैर छोड़िए, वो तो हिस्ट्री का टॉपिक है। हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, बताने के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर आते हैं, हम लोग देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। पहली बार रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया भी हमारे देश में इस्टेब्लिश हुआ। यहाँ पे 1935 में। मैं बार बार दिखा रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, आप याद रखिएगा। 4 इंडिया एक्ट आए थे क्राउन रूल में, ठीक है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी यूपीएससी की बात नहीं, अब यूपीएससी के अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी पहली बार इस्टेब्लिश हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट तो पहले रेगुलेटिंग एक्ट में ही इस्टेब्लिश हो चुकी है, बैंक भी इस्टेब्लिश हो गया। और फिर उसके बाद ये देखिए, इट प्रोवाइडेड नॉट ओनली सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। मैंने यूपीएससी जानबूझ के बार बार लिखा है क्योंकि आपको, आपके दिमाग में बैठ जाए। प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 या 2 से अलग प्रोविंसेस, और वो मतलब जो ये लोग हैं जो अलग अलग स्टेट्स हैं, तो वो लोग मिल करके जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब अलग अलग, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, मैं समझाने की तर्ज पे समझा रहा हूँ, वो दोनों मिल करके एक साथ एग्जाम कंडक्ट करा लें तो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाएगा। और अकेले अगर कराएंगे तो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाएगा। तो अपने स्टेट के लिए, जिसको यूपी पीसीएस और बाकी सारी चीज़ों की से हम लोग जानते हैं, जो आज की डेट में भी जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, देखिए ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये सब पुराने उसी समय से उठाई गई हैं, ठीक है। फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हो गई 1937 में, ठीक है। इसी एक्ट के तहत फेडरल कोर्ट की भी इस्टेब्लिशमेंट करनी थी, जो कि बाद में 1937 में इस्टेब्लिश हो गई। अब हम लोग आते हैं फाइनली आज़ादी पर। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, सॉरी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 में। इसे माउंट बेटन प्लान भी कहा जाता है, ठीक है, माउंट बेटन प्लान में। और फीचर्स क्या थे इस एक्ट के? ब्रिटिश रूल को एंड कर दिया इंडिया में, पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया,
अबॉलिश्ड ऑफ वॉइस रॉय की जो पोस्ट थी वो ख़त्म हो गई। तो मतलब ये सारे पॉइंट्स तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, और कहीं लिखना होगा तो ये सारे पॉइंट्स तो मतलब कि ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया, फिर पार्टीशन ऑफ इंडिया हो गया, पाकिस्तान और इंडिया बन गया, अब वॉइस रॉय की जो पोस्ट थी वो अबॉलिश कर दी गई। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स के अधिकार थे इंडियन के प्रिंसली स्टेट्स पर, मतलब जहाँ पे ब्रिटिशर्स की सरकार नहीं थी, वहाँ के जो राजा थे वो रूल किया करते थे और कुछ टैक्स दिया करते थे ब्रिटिशर्स को। तो वो अधिकार भी जो ब्रिटिशर्स के थे वो ख़त्म हो गए। जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो सारी फ्री हो गई, और यही प्रिंसली स्टेट्स को अधिकार मिल गया कि आप या तो पाकिस्तान से जुड़ जाएं या तो आप इंडिया से जुड़ जाएं। ठीक है, इसके तहत जो इंडिपेंडेंस एक्ट है, यहाँ पे माउंटबेटन जो थे लास्ट में, ट्रीटी रिलेशन विथ जो ट्राइबल्स, जो मतलब जो आदिवासी जगह थी जहाँ पे ट्रीटी के कुछ समझौते हुए थे वो भी एंड हो गए। और जो अपॉइंटमेंट था, जो रिक्रूटमेंट था सिविल सर्वेंट्स का, जो भर्ती थी, याद रखिएगा यहाँ पे जो भर्ती थी वो इन लोग के तहत ब्रिटिशर्स के द्वारा अब रोक दी गई। अब इस पोस्ट की भर्ती कौन शुरू कर दिया? सेक्रेटरीट, और मतलब जो सेक्रेटरीट थे इंडिया के वो लोग शुरू कर दिए, सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, सॉरी रिजर्वेशन भी एंड हो गई, और इंडियंस जो थे वो शुरू कर दिए यहाँ की भर्ती। फिर उसके बाद आते हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स पहले से थे, 15 अगस्त 1947 जब देश अपना आज़ाद हुआ, उसके पहले भी कुछ इंडियन सिविल सर्वेंट्स थे जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किए थे। उन्हें क्या थी कि वो अभी भी फ़िलहाल अभी भी वो अपनी जितनी बेनिफिट्स मिली हुई हैं उन सारी चीज़ों को वो इन्जॉय कर सकेंगे। ठीक है, और फाइनली हमारा देश आज़ाद हो जाता है, और यहाँ पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। और लास्ट में एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आप ही लोग के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए लिखता हूँ। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर इसके नोट्स भी चाहिए, PDF फॉर्म में चाहिए, तो आप मेरे को ज़रूर इन्फॉर्म करें, मैं इसको स्कैन करके इसके PDF बना करके आपको सेंड कर दूँगा। ठीक है, आप अपना ईमेल ड्रॉप कर दीजिएगा उसमें कमेंट सेक्शन में, और बाकी सारी चीज़ें ठीक ही है। ओके, हैव अ नाइस डे।